हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर इन द मैथमेटिकल फिजिक्स सीरीज़। अभी तक फूरियर एनालिसिस में हमने स्क्वायर वेव का फूरियर एनालिसिस किया, वो भी दो अलग अलग तरीके से। एक बार जस्ट 0 से 2 पाई इंटरवल में, क्योंकि इनिशियली जो मैंने ऑर्थोनॉर्मलिटी जो इस्टेब्लिश हमने की थी साइंस और कोसाइंस की, वो 0 से 2 पाई इंटरवल में थी। बट बेसिकली फिर हमने देखा वो 0 से 2 पाई तक ही इंटरवल आपका होना ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी आर्बिट्री इंटरवल के लिए, बशर्ते आपका फंक्शन पीरियोडिक है, और आपको पीरियोडिसिटी पे भी वैसे वो नहीं होता है, आप तो केवल उसके एक 0 से टी टाइम तक के फंक्शन पे कंसंट्रेट करते हैं। ओके, तो उसको आर्बिट्री टाइम पीरियड के लिए भी आप उसका फूरियर एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, तो जब बस एक चेंज ऑफ वेरिएबल हमने किया था, बेसिकली आप उसको इस तरह से सोच सकते हैं। आप एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि जो फेज़ एंगल जब 0 से 2 पाई तक चेंज हो, तो वो जो पर्टिकुलर वेरिएबल है, से टाइम वेरिएबल, माना हम टाइम के रेस्पेक्ट में सोच रहे हैं, तो वो टाइम वेरिएबल जब 0 से कैपिटल टी तक वेरी करता है, तो करस्पॉन्डिंग एक फेज़ एंगल थीटा जो है वो 0 से 2 पाई तक वेरी करे, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी टाइप के सब्स्टिट्यूशन से। तो ये दोनों केस हमने किए। ओके, तो थिंक ऑफ इट दिस, किसी भी इंटरवल के लिए, और ये कोई ज़रूरी नहीं है टाइम इंटरवल हो, यहाँ पे मैं सारे एग्जांपल्स हम टाइम के रेस्पेक्ट में ही करेंगे, बट लेंथ इंटरवल भी हो सकता है। कोई फंक्शन आपका पीरियोडिक फंक्शन है स्पेस का, स्पेस मतलब एक्स वाई जेड, या वन डायमेंशनल केस में एक्स का, लेंथ का। ओके, किसी 0 से लेकर कैपिटल एल लेंथ तक उसका जो भी बिहेवियर है, फिर एल से 2L तक वही बिहेवियर है, फिर 2L से 3L तक एंड सो ऑन, तो उस फंक्शन के लिए भी आप फूरियर एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो अप्रोप्रिएट चेंज ऑफ वेरिएबल आपको करना है केवल। तो हमने फूरियर एनालिसिस किया ये वाला। ओके, इसके अलावा शायद यहाँ पे थोड़ा हमने डीसी वैल्यू को भी शिफ्ट करने की मैंने बात की होगी। डीसी वैल्यू मतलब पूरे फंक्शन को मैं कुछ ओवरऑल h/2 या h/2 ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो, तो डीसी वैल्यू को भी आप अफेक्ट कर सकते हैं। ओके, बस तो ये चीज़ें हमने अभी तक की है। तो कोई और ये इसे आप जनरल उसमें सोचिए कि हाँ, केवल स्क्वायर वेव की बात नहीं है। बेसिकली किसी इंटरवल 0 से t तक कोई फंक्शन डिफाइंड है, और उसके बाद उसी इंटरवल में उस फंक्शन का जो पैटर्न है उसको आप बार बार रिपीट कर रहे हैं। ओके, तो ऐसे फंक्शन के लिए हम फूरियर एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं। से ये 0 और ये टी टाइम है, और कोई फंक्शन का बिहेवियर बड़ा आर्बिट्री सा है, माना ऐसा ऐसा और से ऐसा। ओके, लेकिन टी से 2t तक अगर ये इसी पैटर्न को रिपीट करता है, समथिंग लाइक दिस 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 एंड दिस, और फिर 2t से 3t तक भी इसी तरह से, और इनफैक्ट इस टाइम से पीछे भी -t से 0 तक और -t से, तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। तो आप इसका 0 से t तक आप इसका फूरियर एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, तो किसी भी पीरियोडिक सिग्नल के लिए, पीरियोडिक फंक्शन के लिए हम फूरियर एनालिसिस करते हैं। लेकिन द पॉइंट इज, आपका टाइम पीरियड 0 से 2 पाई होना नेसेसरी नहीं है, 0 से कैपिटल टी कुछ भी हो। ओके, तो आप अप्रोप्रिएट चेंज ऑफ वेरिएबल से इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं। ओके, अच्छा, तो और फूरियर एनालिसिस का बेसिक मीनिंग मैं अगेन रिपीट करूंगा। किसी भी आर्बिट्रेरी पीरियोडिक फंक्शन को, ये आर्बिट्रेरी पीरियोडिक फंक्शन हो सकता है ऐसा, ओके, इसको हार्मोनिक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना। हार्मोनिक्स मतलब साइंस एंड कोसाइंस ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, और फ्रीक्वेंसीज का मतलब अब मान ले n टाइम्स ओमेगा है। इनिशियली शायद वो n टाइम्स x या n टाइम्स थीटा या कुछ ऐसा रहा होगा, बट नाउ थिंक ऑफ इट इन दिस टर्म्स, n टाइम्स ओमेगा। ओमेगा को आप एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सोच सकते हैं, और उसके मल्टीपल्स 1 ओमेगा या 2 ओमेगा या 3 ओमेगा या 4 ओमेगा, उसके हायर मल्टीपल्स। ओके, जहाँ ओमेगा है 2 पाई/t। आपका जो भी फंक्शन आपको दे रखा है, जिस कैपिटल टी टाइम पीरियड में वो डिफाइंड है, उसका जो टाइम पीरियड है कैपिटल टी, तो उससे आप एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिफाइन करते हैं 2 पाई/t इस टी से। ओके, तो उस फ्रीक्वेंसी और उसके मल्टीपल्स ही आपके हार्मोनिक्स की फ्रीक्वेंसीज बनते हैं। ओके, ये कॉस एन ओमेगा टी वाले टर्म्स मिलेंगे या साइन एन ओमेगा टी वाले टर्म्स। ओके, दिस तो, लेकिन एक पॉइंट आप और नोट कीजिए यहाँ पे, सही, आप अभी हमने स्क्वायर वेव में देखा, पर ये ऑलमोस्ट एक जनरल फीचर की तरह आप देखेंगे। स्क्वायर वेव का एनालिसिस हमने दो तरीके से किया था, ये मैं पहले वाले रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरे वाले और पहले वाले में कोई डिफरेंस नहीं है। बेसिकली साइंस हमारे कोसाइंस में कन्वर्ट हो गए थे। क्यों हुए थे, मैंने आपको प्रॉब्लम की तरह छोड़ा था, मैं इसको आंसर दूंगा तो बाद में एक शॉर्ट आंसर दे दूंगा किसी लेक्चर में, बट अभी मैं इसका ये वाला फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ। तो आप देखिए इसमें हुआ क्या है, ये डीसी फैक्टर है, -2h/पाई का फैक्टर तो सारे हार्मोनिक्स में कॉमन है। तो हार्मोनिक्स का जो रेशियो है एम्पलीट्यूड का, 1:1/3, 1/5, 1/7। हायर फ्रीक्वेंसीज़ का जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता जा रहा है 1/n से। पहले तो सारी इवन फ्रीक्वेंसीज मौजूद नहीं है, 2 ओमेगा और 4 ओमेगा और 6 ओमेगा फ्रीक्वेंसीज एब्सेंट है। लेकिन उस फीचर की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, हम सिंपली ये देख रहे हैं, अच्छा हायर हार्मोनिक्स, इनको हम हायर हार्मोनिक्स कहेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी इससे ज़्यादा है, ये 3 ओमेगा है, ये 5 ओमेगा 7 हायर हार्मोनिक्स का, लेकिन जो एम्पलीट्यूड है वो ग्रेजुअली कम हो रहा है। इसके डिनोमीटर में 1 है, इसके डिनोमीटर में 3, इसके 5। अगला फैक्टर होगा साइन 7 ओमेगा टी, फ्रीक्वेंसी 7 टाइम्स एज फंडामेंटल, लेकिन
उसका एम्पलीट्यूड भी 1/7 टाइम्स होगा। तो हायर हार्मोनिक्स का एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से फिर एक चीज़ आती है, हम एक अप्रॉक्सीमेशन करने की कोशिश कर सकते हैं। हम से स्क्वायर वेव की आप बात करें, हमारा जो एक्चुअल स्क्वायर वेव फंक्शन है उसको अगर आप हार्मोनिक्स से मिलके कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं तो मैथमेटिकली आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स लेने पड़ेंगे, ये भी अगला टर्म भी, अगला भी, अगला अगला। जब ये सारे के सारे इनफाइनाइट टर्म्स आप कलेक्ट करते हैं तो वो सब मिलके इस फंक्शन के बराबर, से हमारी स्क्वायर वेव है इसके बराबर बनता है। बट इस टर्म का मैग्नीट्यूड इसके मुकाबले स्मॉलर है, साइंस और कोसाइंस की मैक्सिमम वैल्यू 1 जाती है, तो जो उनका एम्पलीट्यूड है वही उनकी वैल्यू को डिटरमिन करता है। ये फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू अगर 1 के ऑर्डर की है, ये 2h/π हमने कॉमन ले लिया सब में, इसकी वैल्यू अगर 1 के ऑर्डर की है तो इसकी वैल्यू 1/3 और इसकी वैल्यू 1/5 और इसकी वैल्यू 1/7। हायर जो टर्म्स हैं उनका एम्पलीट्यूड कम होने के कारण उनकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस कम है। ओके, इस टर्म के मुकाबले ये मैग्नीट्यूड वाइज स्मॉलर है और ये इससे भी स्मॉलर है और अगला इससे भी स्मॉलर है। ओके, तो आप ऐसा कर सकते हैं मैथमेटिकल अप्रॉक्सीमेशन में, से आपने ये सीरीज़ तो निकाल दी लेकिन कहीं पे आपको ये सीरीज़ यूज़ करनी है तो इनफाइनाइट टर्म्स तो आप लिख नहीं सकते हैं, एक्सप्लिसिटली आपको सीरीज़ यूज़ करनी है। तो हो सकता है आप सीरीज़ के शुरू के केवल 3 टर्म लें, ये वाला डीसी टर्म और ये वाली फ्रीक्वेंसी और ये वाली। ये एक अप्रॉक्सीमेशन है, आपने इस टर्म और हायर टर्म्स को छोड़ दिया ये सोच के कि इनका मैग्नीट्यूड स्मॉल है, तो ये एक अप्रॉक्सीमेशन हो गया। एक्चुअल स्क्वायर वेव तो आपको इससे नहीं मिलेगी पर ऑलमोस्ट एक स्क्वायर वेव जैसा फंक्शन शायद आपको मिल जाए। अब ये एक्चुअल और इसका मीनिंग क्या है आपको इस लेक्चर के लास्ट में थोड़ा और क्लियर होगा, लेकिन हो सकता है आप अपने अप्रॉक्सीमेशन को थोड़ा सुधारना चाहें, आप पूरी इनफाइनाइट सीरीज़ ना यूज़ करना चाहें, पर हो सकता है आप इस टर्म के बजाय इस टर्म तक रिटेन करना चाहें, तब आपकी सीरीज़ में 0th फ्रीक्वेंसी वाला टर्म और ओमेगा फ्रीक्वेंसी का टर्म और 3 ओमेगा और 5 ओमेगा, तो ये थोड़ा बेटर अप्रॉक्सीमेशन हो जाएगा। तो यहीं से एक नोशन आता है पार्शियल सम का। पार्शियल सम का मतलब है सीरीज़ के कितने टर्म्स तक हम सम कर रहे हैं। से प्रॉबली अगर मैं ये केवल यहाँ तक का एक सम लेता हूँ, मैं कहता हूँ मैं स्क्वायर वेव को इन सारे टर्म्स को नेग्लेक्ट करते हुए स्क्वायर वेव को मैं इससे अप्रॉक्सीमेट कर रहा हूँ, तो उसे आप कह सकते हैं 0th अप्रॉक्सीमेशन। ओके, फर्स्ट ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन अगर आप पार्शियल सम यहाँ तक एक्सटेंड कर रहे हैं, 2 टर्म्स तक एक्सटेंड कर रहे हैं, 0th टर्म और इसे हम फर्स्ट ऑर्डर टर्म कहेंगे। ओके, तो इसे आप कहेंगे हाँ फर्स्ट ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन। थोड़ा और बेटर अप्रॉक्सीमेशन चाहते हैं आप इस टर्म को भी रख लीजिए, सेकंड ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर। तो आप अगर एक्चुअली वर्क करना चाह रहे हैं फूरियर सीरीज़ के साथ और इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को आप रिटेन नहीं कर सकते हैं, तो आप कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के साथ काम करेंगे, 2 टर्म्स, 3 टर्म, 4 टर्म, 50 टर्म, 100 टर्म। तो आप कहेंगे हम पूरी सीरीज़ ना देख के उसका एक पार्शियल सम देख रहे हैं। ओके, तो अगर एन आपने सफिशिएंटली लार्ज लिया है, पार्शियल सम मतलब ये 0th वाला, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, थर्ड वाला, अगर आपने लार्ज नंबर ऑफ सम्स तक पार्शियल सम ले रखा है, तो क्योंकि हायर वाले टर्म्स का एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है, इसका एम्पलीट्यूड 1/3, इसका 1/5, अगले का 1/7, अगले का 1/9, तो एक टर्म ऐसा भी होगा जिसका एम्पलीट्यूड 1/57 होगा। तो 1/57 बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो हो सकता है उन टर्म्स को आप नेगलेक्ट करना चाहें, लेकिन हो सकता है कोई दूसरा आदमी और बेटर एक्यूरेसी चाह रहा हो तो वो 1/57 वाला टर्म भी रखेगा और 1/59 वाला भी, हो सकता है वो 1/113 पे जाके रुके। तो डिपेंडिंग ऑन आपको कितना एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए आप इस सीरीज़ को कहीं तक इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसी नोशन को हम कहते हैं पार्शियल सम। ओके, तो हम पूरी सीरीज़ ना यूज़ करें, nth अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करें, मतलब 0th ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। 0th ऑर्डर का मतलब ये केवल ये टर्म, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब ये टर्म, सेकंड ऑर्डर का मतलब यहाँ तक का टर्म, थर्ड ऑर्डर का मतलब यहाँ तक का टर्म। तो ये तो स्क्वायर वेव में है, पर ये नोशन जनरल अप्लाई होता है क्योंकि किसी भी फंक्शन के लिए जब आप फूरियर एनालिसिस करेंगे आपको इसी तरह के टर्म्स मिलते हैं। ठीक है, जनरल फंक्शन में आपको साइन और कोसाइन दोनों टर्म्स मिल सकते हैं, बट आपको सीरीज़ मिली, तो उसके बाद सीरीज़ को आप कहाँ तक, किस फ्रीक्वेंसी तक यूज़ करना चाह रहे हैं। ओके, बाकी टर्म्स को ये मानते हुए कि उनका एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ हो रहा है, उनको अगर हम ड्रॉप कर दें तो फिर आपको एक पार्शियल सम मिलता है जो आपके एक्चुअल फंक्शन का एक अप्रॉक्सीमेशन की तरह काम कर सकता है। ओके, दिस। लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं, एक जिसे हम कहते हैं गिब्स फिनोमिना। ओके, ये मैं आगे एग्जांपल में ही आपको समझाऊंगा व्हाट इज़ गिब्स फिनोमिना। ओके, जब फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है तो आपको ये फीचर दिखेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो फंक्शन जिसका हम फूरियर एनालिसिस कर रहे हैं वो तो कंटिन्यूस होता है लेकिन उसका डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूस होता है। फॉर एग्जांपल, पहले मैं इसका एग्जांपल दूं, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, जो हमने ये स्क्वायर वेव का एनालिसिस किया ना। अब स्क्वायर वेव हम बनाते तो ऐसे हैं, पर इसको एक्चुअली वैसे सही इसको बनाना ऐसे चाहिए, मैंने शायद ये पहले भी कहा था, ये और ये और ये और
ये वर्टिकल लाइंस होती हैं, ये तो हम अपनी आँख की सुविधा के लिए बनाते हैं। अदरवाइज बिहेवियर ऐसा है, अगर मैं वोल्टेज के टर्म में कहूँ, किसी सर्किट या किसी वायर में अभी 0 वोल्ट फ्लो हो रहा है और अचानक इस पॉइंट के बाद अचानक उस पॉइंट का पोटेंशियल 5 वोल्ट कर दिया आपने, 0 से कर दिया 5 वोल्ट, और कुछ समय तक फिर पोटेंशियल 5 वोल्ट ही रहा, और फिर एकदम से फिर से पोटेंशियल 0 हो गया, और फिर से कुछ समय तक 0 रहा, और फिर पोटेंशियल 5 हो गया। 1 सेकंड तक पोटेंशियल 0 रहा, फिर अगले 1 सेकंड तक 5 रहा, फिर अगले 1 सेकंड तक 0 रहा, फिर अगले 1 सेकंड तक 5 रहा, फिर अगले 1 सेकंड तक 0 एंड सो एंड सो। तो ये फंक्शन क्लियरली आप देख रहे हैं, इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन। ओके, तो डिसकंटिन्यूस फंक्शंस में आपको एक फीचर दिखेगा जिसे हम कहते हैं गिब्स ओवरशूट या गिब्स फिनोमिना। लेकिन अब मैं जो दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ वहाँ पे हमारा फंक्शन तो कंटिन्यूस है लेकिन उसका डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूस है। तो लेट्स लुक एट दैट एग्जांपल। दूसरा जो फंक्शन जिसका हम एनालिसिस करेंगे वो है सॉ टूथ वेव। ओके, सॉ आरी को कहते हैं। तो आरी के अगर आपने दांत देखे हों तो ये फंक्शन उसकी तरह दिखता है। ये बेसिकली अगर मैं सबसे पहले इस फंक्शन को प्लॉट करूँ, सिंपली ये ऐसा है, ये 0 टाइम है और t टाइम तक हम फंक्शन का एनालिसिस करेंगे। इसके बाद इसी पैटर्न को ये बार बार रिपीट करेगा। तो 0 से t तक ये फंक्शन की वैल्यू इस तरह से वेरी करती है, 0 पे 0 होती है और उसके बाद टाइम के साथ लीनियरली इंक्रीज करती है। ओके, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है फंक्शन भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन उसकी ग्रोथ लीनियर है। ओके, प्रोपोर्शनल टू टाइम है। और कैपिटल T जब टाइम हमारा पूरा हो गया तो फंक्शन की वैल्यू हो गई h, ये सम वैल्यू h। ओके, आप इसे वोल्टेज के टर्म्स में सोचें। अगेन कोई वोल्टेज सिग्नल आपका ऐसा है 0 सेकंड पे 0 वोल्ट्स का है और कैपिटल T टाइम पे वो h वोल्ट्स का है। ओके, h माना 5 वोल्ट या मैं h ही कहूँगा, h वोल्ट्स का। लेकिन 0 से h तक जो वो वेरी किया वो लीनियरली वेरी किया है, वो ऐसे वेरी नहीं किया है, ऐसे लीनियरली वेरी किया है। ओके, टाइम के प्रोपोर्शनल। तो इसी सिग्नल को हम कहते हैं सॉ टूथ सिग्नल या सॉ टूथ वेव या सॉ टूथ फंक्शन। ओके, ए लीनियरली ग्रोइंग फंक्शन या सिग्नल फ्रॉम टाइम t इक्वल टू 0 टू टाइम t इक्वल टू कैपिटल T। ओके, लेकिन नेक्स्ट साइकिल में ये फंक्शन फिर से 0 से स्टार्ट होगा। इनफैक्ट यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया, ये भी जो हमारा एग्जाम्पल है ये एक ऐसे फंक्शन का है जो डिसकंटिन्यूस है। ओके, कंटिन्यूस फंक्शन का एग्जाम्पल हमारे नेक्स्ट केस में आएगा ट्रायंगुलर वेव में। बट ये तो देखिए केवल एक टाइम पीरियड के लिए मैंने इस फंक्शन को प्लॉट किया है। अगर आप इस फंक्शन को अगले टाइम पीरियड के लिए प्लॉट करें, माना ये 0 से t तक का टाइम पीरियड, ये फंक्शन 0 से स्टार्ट किया, ग्रो किया h तक, और फिर इमीडिएटली ये फंक्शन फिर से 0 हो जाता है नेक्स्ट साइकिल के लिए, और फिर से 0 से ग्रो करता है और h तक, और फिर से 0 पे आता है। तो इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं ये फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी है। अगेन ये जो वर्टिकल लाइन है, जैसा मैं आपको इस एग्जांपल में बता रहा था, ये वर्टिकल लाइंस हमने अपनी आँख की सुविधा के लिए बनाई हैं। तो इस फंक्शन को भी अगर मैं बनाऊँ, ये फंक्शन एक्चुअली ऐसा है, 0 से t तक ग्रो किया और इसके बाद अचानक जैसी एक टाइम पीरियड खत्म हुआ ये फंक्शन फिर से 0 वैल्यू पर रिटर्न हो जाता है और फिर से उसी पैटर्न में ग्रो करता है, t से लेकर 2t तक उसी पैटर्न में ग्रो करता है, और फिर 2t पे फिर से 0 हो जाता है और 2t से लेकर 3t। तो आप देख रहे हैं ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। ओके, तो लेकिन अगर आप इसकी इस आकृति को देखें और अगर आपने सॉ को देखा है कभी, ओके, जो किसी भी चीज़ को लकड़ी वाली आ रही हो या लोहे वाली आ रही हो, उसके अगर आपने दांत देखे हैं जिन्हें हम दांत कहते हैं, तो उसके जो टीथ होते हैं, ओके, तो ये फंक्शन उसी पैटर्न में है, इसीलिए इसे सॉ टूथ वेव कहा जाता है। ओके, यस, यहाँ पे मैं जो एग्जांपल करूँगा मैं इस फंक्शन के लिए इसे यूज़ करूँगा। बट अगेन इस फंक्शन को आप एक्स और वाई एक्सिस पे शिफ्ट भी कर सकते थे। इनफैक्ट मैं आपको चाहूँगा आप इसमें 2 केस अलग अलग एटलीस्ट ट्राई करें। ठीक है, करना कुछ नहीं होता है, आपको 3 इंटीग्रल्स करने होते हैं। ओके, अदरवाइज फूरियर एनालिसिस में कुछ भी नहीं है। तो एक बार जैसे इस यहाँ पे मेरी वेव तो 0 से मैं t टाइम तक एनालाइज कर रहा हूँ, कैपिटल T तक। मैं चाहूँगा आप इसी वेव को -t/2 से t/2 तक एनालाइज करें। मतलब ये वाला स्टार्टिंग टाइम माना -t/2 है, एंडिंग टाइम कैपिटल T/2 है, 0 टाइम कहीं बीच में है, ठीक है, मिड में। या आप इस वेव को y एक्सिस पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे लिए इनिशियल वैल्यू जो है फंक्शन की 0 है और फाइनल वैल्यू h है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इनिशियल वैल्यू जिससे फंक्शन स्टार्ट कर रहा है वो -h/2 है और फिर धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, ग्रो ऐसे ही करेगा इस स्ट्रेट लाइन पैटर्न में ही, लेकिन फाइनल ग्रोथ h/2 पे है। बेसिकली y एक्सिस पे अगर इस पूरे फंक्शन में आप h/2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 0 वाली वैल्यू -h/2 बन जाएगी और h वाली वैल्यू +h/2। तो शिफ्टिंग ऑन द y एक्सिस जो है, तो ये वाले केसेस भी आप करें। ओके, तो जनरल सिनेरियो हो जाएगा। मैं केवल इस केस को कवर करूँगा। अच्छा, एक चीज़, ये वाला वेव एक्चुअली यूज़ होती है और पहले तो हाउस होल्ड की टेक्नोलॉजी में भी यूज़ होती थी। क्या मतलब है मेरा, करंटली तो हम जो टीवी जो देखते हैं अब ज़्यादातर हमारे LED या बाकी टेक्नोलॉजी वाले टीवी आ गए, लेकिन जो
थोड़ा पुराने टीवी हैं, 10-15 साल पुराने, जो मोटे से बल्कि सी होते हैं, जिसमें हम कहते हैं अंदर कैथोड रे ट्यूब लगी होती है। तो कैथोड रे ट्यूब की जो वर्किंग होती है, जिससे हमारे टीवी पे इमेज बनती है, स्क्रीन पे इमेज बनती है, कंप्यूटर या इवन जो हमारे कंप्यूटर मॉनिटर्स होते थे या टीवी की जो स्क्रीन होती थी, तो इस तरह की एक ये CRT ट्यूब आपकी टीवी की स्क्रीन रफली कुछ इस तरीके की होती है। दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट डायग्राम। यहाँ पीछे एक इलेक्ट्रॉन गन होती है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आते हैं और वो इस स्क्रीन पे स्ट्राइक करते हैं। ये स्क्रीन फ्लोरेसेंट मटेरियल का होता है, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है और फिर उसमें कलर वाले में और टेक्नोलॉजी आ जाती है, बट बेसिकली जहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है वो पॉइंट आपका स्क्रीन पे ग्लो करता है या समथिंग लाइक दैट, ओके। लेकिन एक्चुअली CRT की वर्किंग में जो इलेक्ट्रॉन बीम है, माना आप आगे से देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन ये है, ये आपकी टीवी की स्क्रीन, तो उसमें इलेक्ट्रॉन बीम एक्चुअली जो स्क्रीन पे पाथ कवर करती है वो कुछ इस तरीके का होती है। ये पूरी एक लाइन में इलेक्ट्रॉन बीम पहले इस पॉइंट पे स्ट्राइक करती है, फिर इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे, ये और फिर इससे थोड़ा नीचे वाली लाइन में, और फिर इससे नीचे वाली, मतलब नीचे की तरफ तो जो वो जा रहा है मैं उसकी बात नहीं करूँगा, मैं इसकी बात करूँगा। पीछे से जो इलेक्ट्रॉन्स की बीम आ रही है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे इस पॉइंट पे स्ट्राइक करते हैं और थोड़ी देर बाद फिर इस पॉइंट पे स्ट्राइक करते हैं और फिर यहाँ, मतलब इलेक्ट्रॉन बीम एक टाइम पे तो एक ही पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा, पर जिस पॉइंट पे वो स्ट्राइक कर रहा है वो ग्रेजुअली आपका, से अगर मैं इसे एक्स एक्सिस कहूँ, एक्स एक्सिस की तरफ अलॉन्ग मूव करता है। तो ये हम अचीव कैसे करते हैं? इसको अचीव करना बहुत ईजी है। आप जानते हैं, अगर किसी उसको इलेक्ट्रॉन या चार्ज को आप ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उस पर लगने वाला फोर्स कितना होता है? QE, ओके। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन के डिफ्लेक्शन को केवल लीनियर ट्रीट कर लें, ऑलमोस्ट लीनियर ट्रीट कर लें, तो अगर आपकी ये दो प्लेट्स हैं, मेटलिक प्लेट्स, और इलेक्ट्रॉन बीम इनके बीच से गुजर रही है, इन प्लेट्स के बीच लगने वाला पोटेंशियल अगर इस फॉर्म का है, एक साइकिल में इस फॉर्म का है, इस फॉर्म का मतलब पहले पोटेंशियल जीरो है और फिर ग्रेजुअली वो पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन का जो डिफ्लेक्शन है ये इसी पैटर्न को एग्जिबिट करेगा। जब तक पोटेंशियल जीरो पे है इलेक्ट्रॉन बीम डिफ्लेक्ट नहीं होगी। आपने थोड़ा सी पोटेंशियल अप्लाई किया, टाइम के साथ थोड़ा पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, तो डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन क्या है, से फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन बीम थोड़ा सी इस तरफ को डिफ्लेक्ट होती है, टाइम के साथ पोटेंशियल और इंक्रीज हुआ तो इलेक्ट्रॉन बीम का डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा। पोटेंशियल बढ़ेगा तो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी ग्रो करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रो करेगा तो इलेक्ट्रिक बीम पे लगने वाला, इलेक्ट्रॉन बीम पे लगने वाला फोर्स इंक्रीज करेगा। तो डिपेंडिंग ऑन, अगर हम इस तरह का पोटेंशियल अप्लाई करते हैं CRT को, ओके, CRT के उसको, तो जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो ग्रेजुअली स्क्रीन पे एक कोने से दूसरे कोने तक ट्रैवर्स करेगी। तो जो ये एक लाइन के अलॉन्ग ट्रैवर्सल होता है इलेक्ट्रॉन बीम का, ठीक है, वो पहले यहाँ स्ट्राइक करती है, फिर यहाँ, इसको हम सॉटूथ पोटेंशियल की मदद से अचीव करते हैं। जो पोटेंशियल इन दोनों प्लेट्स के बीच जो आपको पोटेंशियल अप्लाई करना है वो सॉटूथ टाइप का अप्लाई करो। अगर आप इस नेचर का पोटेंशियल अगर इन प्लेट्स के बीच अप्लाई करेंगे तो जो स्क्रीन पे जो पाथ होगा इलेक्ट्रॉन बीम का वो लीनियर होगा, ओके। वैसे CRT में हमारी दो सेट्स ऑफ प्लेट होती हैं, एक ये और एक दूसरी सेट ऑफ प्लेट्स भी होती है, बट वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। एटलीस्ट सॉटूथ वेव जहाँ एक्चुअली कहाँ यूज़ हो सकती है उसको एक एग्जाम्पल की तरह से समझिए। अदरवाइज मैथमेटिकल फंक्शन तो सिंपली ये है, हाँ एक फंक्शन ये और ये। इनफैक्ट यहाँ पे एक बिट ऑफ मैथमेटिक्स है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है फूरियर एनालिसिस तो स्टूडेंट्स कर लेते हैं, पर कई बार वो इस फंक्शन की फॉर्म को लिखने में गड़बड़ करते हैं। मेरा मतलब क्या है, देखिए आपको ये फंक्शन को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना है। फूरियर एनालिसिस करने के लिए हमें f ऑफ t चाहिए कि कौन से फंक्शन का फूरियर एनालिसिस करना है। फिर तो वो 3 इंटीग्रल्स में वो फंक्शन रखा और इंटीग्रेशन कर दिया, बट ये फंक्शन निकालेंगे कैसे? इसको एक एलिमेंट्री ज्योमेट्री की प्रॉब्लम की तरह सोचिए। आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इस लाइन की इक्वेशन। वैसे तो हमारे लिए लाइन केवल 0 से t तक है, पर इस लाइन को आप दोनों साइड एक्सटेंड कीजिए, ये इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है। और ये स्ट्रेट लाइन कैसी है? यहाँ पे मैं लैंग्वेज को अभी XY की लैंग्वेज में कहता हूँ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक पॉइंट है 0 0, ये लाइन 0 0 से पास होनी चाहिए ओरिजिन से, और दूसरा पॉइंट है ये, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट t है और y कोऑर्डिनेट h है, t h। जब x की वैल्यू t हो जाए, हमारे लिए ये स्मॉल x की जगह टाइम होगा, बट मैं यहाँ पे XY यूज़ कर रहा हूँ। x की वैल्यू जब कैपिटल T हो जाएगी, बढ़ते बढ़ते 0 1 2 3 4 ऐसे ऐसे होते थे t, उस समय तक इस फंक्शन या इस स्ट्रेट लाइन को h वैल्यू पे पहुँच जाना चाहिए। तो बेसिकली आपको एक स्ट्रेट लाइन चाहिए जिसका एक
पॉइंट जहाँ से वो पास होती है वो 0 0 है और दूसरा पॉइंट टी एच है। तो 2 पॉइंट फॉर्म से आप सीधे सीधे इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, या और एलिमेंट्री मेथड से करें। इस लाइन का स्लोप जो है, स्लोप होता है tan थीटा हो गया दिस अपॉन दिस, ये है h, ये h और ये है कैपिटल T, h ओवर कैपिटल T। इस लाइन का स्लोप है h अपॉन कैपिटल T। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस सी। चाहे तो आप डायरेक्टली ये कर सकते थे, ओरिजिन से जब लाइन पास होती है तो ये जो इंटरसेप्ट होता है इसकी वैल्यू 0 होती है, ओके। पर आप और उससे करना चाहें, एलिमेंट्री मीन से करना चाहें, ओके, स्कूल लेवल पे जो बिल्कुल पहली बार जो स्ट्रेट लाइन को यूज़ करना सीख रहा है उसके मेथड से करना चाहें तो y इक्वल टू mx प्लस सी, m की वैल्यू आपने निकाल दी, स्लोप ये है। अब ये लाइन 0 0 पॉइंट से पास करती है, वैसे तो टी एच से भी पास करती है, बट मैं x और y की जगह अगर 0 0 रखूँ तो ये लाइन इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। t और h के लिए भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो आप खुद चेक कर लीजिए टी एच के लिए, लेकिन 0 0 के लिए आसान है। तो x और y की जगह 0 रखें तो आपको मिलता है 0 इक्वल टू 0 प्लस सी। इसका मतलब इंटरसेप्ट कितना है 0। डायरेक्टली भी रख सकते थे, आपके लेवल पे यू मस्ट बी एबल टू डू दिस। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ यू शायद इस इक्वेशन ऑफ लाइन को सीधे लिख सकते होंगे, बट ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो इसलिए मैं एक्सप्लिसिटली इसकी मैथमेटिक्स आपको बता रहा हूँ, ओके। दिस तो इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी हो गई, सिंपली c0 हो गया, y इक्वल टू h ओवर टी एक्स, ओके। हमारे केस में लेकिन x की जगह है t, ये एक्सिस हमारी टाइम एक्सिस है, और y को हम ft लिख रहे हैं, हमारा फंक्शन जो है, ओके, फंक्शन ऑफ t। तो वो चेंज अगर हम कर दें तो हमारा जो फंक्शन है उसका हमें एक्सप्रेशन मिल गया है, ओके। और यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए h और कैपिटल T कॉन्स्टेंट्स हैं। h मैक्सिमम वो फंक्शन किस वैल्यू तक जा रहा है, और कैपिटल T वो टाइम जिसमें वो फंक्शन उस वैल्यू को अचीव कर रहा है। माना हमारा टाइम पीरियड 5 सेकंड का है, एक साइकिल 5 सेकंड की है, तो कैपिटल T 5 है, और फंक्शन ग्रो करते करते माना वैल्यू 20 तक जाता है तो h की वैल्यू 20 है। ये दोनों फिक्स नंबर्स हैं, किसी गिवन सिग्नल के लिए फिक्स्ड हैं। तो आप देख सकते हैं y इज़ प्रोपोर्शनल टू x, प्रोपोर्शनल t लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे x 0 से t तक इंक्रीज करेगा वैसे वैसे y भी 0 से h तक लीनियरली इंक्रीज करेगा, ओके, स्ट्रेट लाइन। तो अब ये मैथमेटिक्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अपार्ट फ्रॉम दिस, रिटर्निंग बैक टू आवर डिस्कशन, सॉ टूथ वेव ये है उसका एक्सप्रेशन, h ओवर टी, x की जगह स्मॉल t और y की जगह ft। तो जिसे हम सॉ टूथ वेव या सॉ टूथ फंक्शन या सॉ टूथ सिग्नल जो भी आप कहें मैथमेटिकली, हाँ, और 0 से कैपिटल T तक डिफाइंड है, ओके। 0 लेस देन इक्वल टू टी में, बल्कि मुझे लेस देन इक्वल टू भी नहीं लिखना चाहिए था, बट लेस देन, केवल इक्वल वाले पॉइंट पे आप फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। देखिए इस पॉइंट पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, तो इसकी वैल्यू इतनी बोलें कि इतनी बोलें, ये आप नहीं बोल सकते हैं लेस देन, लेकिन लेट्स से दिस, ये, ओके। तो ये जो फंक्शन है एक ही एक्सप्रेशन से पूरे इंटरवल के लिए डिफाइन हो रहा है, ठीक है। आपको पीस वाइज इसे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि इस सेक्शन में इतना है और इस सेक्शन में इतना। ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस तो है, लेकिन ये डिसकंटिन्यूस एक टाइम इंटरवल के बाद होता है। आप इसको स्क्वायर वेव से कंपेयर कीजिए, स्क्वायर वेव का एक साइकिल स्क्वायर वेव की ये है, ये एक साइकिल कंप्लीट हुई, फिर अगली साइकिल, फिर ये, लेकिन एक साइकिल में ही वो साइकिल के बीच में डिसकंटिन्यूस हो जाता है। ये वाला फंक्शन अगर ऐसे देखें तो एक टाइम पीरियड के अंदर तो ये कंटिन्यूस है, पर जब नेक्स्ट टाइम पीरियड के लिए फंक्शन फिर से शुरू होगा तो फिर से वो इस वैल्यू से शुरू करेगा, तो यहाँ पे वैल्यू में डिसकंटिन्यूटी आ रही है, ओके। तो ये भी एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, बस। तो कुछ नहीं करना है, अब एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है। जो कोफिशिएंट्स होते हैं a0 DC वैल्यू, थीटा जो हमने ओरिजिनल वेरिएबल लिया था, बल्कि मैंने वहाँ शायद उसे वहाँ थीटा भी नहीं लिखा था, x लिखा था। ओरिजिनली हमने 0 से 2 पाई के बीच जब हमने साइंस और कोसाइंस की ऑर्थोनॉर्मेलिटी यूज़ की थी तो ये निकला था DC वैल्यू, लेकिन ft के टर्म्स में वो इतना होता है ओमेगा को इंट्रोड्यूस करने के बाद ये, और फाइनली ये मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था, ये फंक्शन को 0 से कैपिटल T तक इंटीग्रेट करो और 1 अपॉन कैपिटल T से डिवाइड करो, एवरेज वैल्यू, फंक्शन की एवरेज वैल्यू, ओके। an कोफिशिएंट थीटा के टर्म्स में पुरानी वाली लैंग्वेज में ये, लेकिन अब हम ये यूज़ करते हैं 2 अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल T टाइम इंटरवल तक, ओके, एफ टी कॉस एन ओमेगा टी टी टी, और ऐसे ही बी एन बराबर 2 ओवर टी इंटीग्रल 0 टू टी एफ टी साइन एन ओमेगा टी। ये निकालना है, ये इंटीग्रल इवेल्युएट करना है, ये करना है, ये करना है। एफ टी ये रहा फंक्शन, आपको ये दे रखा है। तो इस फंक्शन की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ करो, यहाँ करो, यहाँ करो, 3 इंटीग्रल सॉल्व करो, जॉब डन, ओके। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट। डीसी वैल्यू आप क्या डायरेक्टली निकाल सकते हैं, पहले मैं मैथमेटिकली निकाल लें। ये किया, फंक्शन आपका है h ओवर कैपिटल T स्मॉल t, वो सब्स्टिट्यूट किया, पूरे इंटरवल के लिए फंक्शन एक ही फॉर्म का है, सब्स्टिट्यूट किया। h ओवर कैपिटल T कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर आ गया,
टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टू, लिमिट्स 0 टू टी। तो लिमिट्स पुट करके आप सिंप्लीफाई करें h बाई टू। जो फंक्शन लीनियरली जीरो से कैपिटल टी तक, सॉ टूथ वेव जीरो से कैपिटल टी तक इस तरह से ग्रो करता है, ये जीरो वैल्यू से h वैल्यू तक ग्रो करता है लीनियरली, उसकी एवरेज वैल्यू पूरे इंटरवल के लिए h बाई टू है। इसको आप बड़े आराम से निकाल सकते थे, डायरेक्टली भी करना आपको ऐसे चाहिए, बट आपको क्लियर होना चाहिए h बाई टू क्यों बना। ये ट्रायंगल का एरिया जो हमारा फंक्शन हमें दे रखा है, हमें सॉ टूथ वेव दे रखी है, ये वाला फंक्शन, ये फंक्शन एक्स एक्सिस के साथ कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, इस ट्रायंगल का एरिया। इस ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस है टी, यहाँ से यहाँ तक टी है वैल्यू, और हाइट है h। लेकिन अगर आप इसे एक कांस्टेंट फंक्शन से रिप्लेस करें, ये ब्लू वाला लाइन जो है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक्स एक्सिस के पैरेलल मतलब इस फंक्शन की वैल्यू सब जगह सेम है, ना बढ़ रही है ना घट रही है, कांस्टेंट फंक्शन। लेकिन ये रेक्टेंगल अगर आप ठीक h बाई टू हाइट का लें, ये हाइट h बाई टू, h नहीं h बाई टू, तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया है ये भी ठीक इतना ही बनता है। ये हमारे ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट, लेकिन मैथमेटिकली ये बराबर है t के फैक्टर के अलावा h बाई टू, टी इंटू h बाई टू। एवरेज का यही सेंस है। हमारा एक्चुअल फंक्शन 0 से t तक जितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, कोई कांस्टेंट या डीसी वैल्यू उतना ही एरिया अगर ऑक्यूपाई करे तो वो डीसी सिग्नल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ओके, तो ये डायरेक्टली भी आपको क्लियर होना चाहिए, बट मैथमेटिकली हमने कर लिया। ओके, अच्छा, ए एन कोफिशिएंट जो होते हैं, कॉस एन ओमेगा टी के जो कोफिशिएंट्स होते हैं ए एन, ओके, एन इक्वल टू 1 2 3 के, एन इक्वल टू 0 के लिए कैलकुलेशन अलग से हो गई, और एन इक्वल टू 1 2 3 के लिए अलग से। यहाँ पे से भी आपको एक क्वेश्चन आपको जनरल फूरियर एनालिसिस करते हुए आपके दिमाग में अपने आप आना चाहिए, जैसे हमने सॉ टूथ वेव, स्क्वायर वेव में देखा था। हमने स्क्वायर वेव को दो अलग अलग तरह से एनालाइज किया था। एक बार केवल साइन वेव मिली थी, एक बार कोसाइन, ठीक है, वो इवन और ऑड पे वो डिपेंड करता है। तो क्या ये जो गिवन फंक्शन है ये इवन है या ऑड है, ये, या आप इस फिगर से भी एनालाइज कर सकते हैं। ओके, आई विल रिटर्न टू दिस क्वेश्चन। एक बार हम ये कोफिशिएंट कैलकुलेट कर लें मैथमेटिकली। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है, फंक्शन की जगह वैल्यू रखी h ओवर कैपिटल टी स्मॉल टी, कांस्टेंट को इंटीग्रल से बाहर ले लिया। ये इंटीग्रल आपको खुद करने पड़ेंगे, मेरा बोलना भी नहीं चाहिए मुझे, बट जस्ट कि मैंने क्या स्टेप किया है अगर आप कंफ्यूज करें, लेकिन ये मैथमेटिक्स आपको खुद करनी पड़ेगी। ओके, स्कूल लेवल मैथमेटिक्स है, नथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड गोइंग ऑन, बट यू हैव टू बी केयरफुल। ओके, इसका इंटीग्रेशन करें, इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ अदर, फर्स्ट फंक्शन कॉस एन ओमेगा टी का इंटीग्रल साइन एन ओमेगा टी ओवर एन ओमेगा, लिमिट्स पुट करेंगे 0 से t, माइनस t का डिफरेंशियल 1, कॉस एन ओमेगा टी का इंटीग्रल अगेन साइन एन ओमेगा टी ओवर एन ओमेगा, इसका भी एक इंटीग्रल 0 से t तक होना है। यहाँ आप लिमिट्स पुट करें, ठीक है, इस t और इस t की जगह एक बार कैपिटल T और एक बार इनकी जगह 0, लेकिन 0 जैसी आप रखेंगे, ये t की जगह 0 रखा तो मल्टीप्लिकेशन के कारण 0, वैसे तो ये भी 0 बनेगा, पर एक जगह से आपको 0 मिल गया तो सेकंड टर्म आपका हो गया 0। ओके, और इस टर्म को अगेन इंटीग्रेट करें, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, सो दिस बिकम्स प्लस कॉस एन ओमेगा टी, और एन ओमेगा पहले से एक डिनोमिनेटर में आया था क्योंकि पहले हमने कॉस का इंटीग्रेशन किया था, साइन बना था। अब साइन का एक और इंटीग्रेशन करेंगे, कॉस बनेगा, और एन ओमेगा के दो फैक्टर, सो एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, लिमिट्स 0 टू टी। ये नेक्स्ट स्टेप पे मैंने इस 0 को रिटेन करके रखा है। ओके, फॉर सर्टेन रीजंस, मैं इसकी ज़रूरत नहीं है, बट ये 0 यहाँ पे हो चुका था, लेकिन अब मैंने लिमिट्स जो पुट की थी, साथ साथ अब एक स्टेप करेंगे, ये हमने पीछे भी किया है, और फूरियर एनालिसिस में आपको इन जनरल करना पड़ेगा। ओमेगा इंटू टी का जो फैक्टर है, ओमेगा जो है वो 2 पाई अपॉन टी डिफाइंड है, तो ओमेगा इंटू कैपिटल टी 2 पाई के बराबर है। तो ये अगर आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, तो जैसे ये फैक्टर साइन एन ओमेगा टी से कन्वर्ट हो गया साइन एन एट 2 पाई, ऐसे ही यहाँ कॉस एन ओमेगा टी में डायरेक्टली कर रहा हूँ। कॉस एन ओमेगा टी में जब आप लिमिट्स पुट करेंगे, एक टर्म मिलेगा कॉस एन ओमेगा कैपिटल टी, और ओमेगा इंटू कैपिटल टी की जगह 2 पाई, सो एन इंटू 2 पाई, और दूसरा फैक्टर टी की जगह 0, कॉस 0। ये यहाँ से दो फैक्टर्स इंटीग्रेट करके लिमिट भी पुट कर दी, और लिमिट पुट करने के अलावा ओमेगा इंटू कैपिटल टी की जगह 2 पाई भी एक साथ सब्स्टिट्यूट कर दें, सो दिस इज व्हाट यू गेट। अब साइन जो है, मैं इस तरह का फिगर ये मैंने अपनी सुविधा के लिए बनाया है, बट होपफुली आप माइंड में इस तरह की इमेज डेफिनेटली बनाते होंगे। साइन फंक्शन 0 और पाई लोकेशन पे 0 होता है, जबकि कॉस फंक्शन पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 पे 0 होता है। ओके, और इन लोकेशंस पे साइन और कॉस का बिहेवियर प्लस और -1 का होता है। इस लोकेशन पे जहाँ पे साइन 0 है, वहाँ पे कॉस या तो +1 या -1 होता है, डिपेंडिंग ऑन क्या है, और ऐसे ही जहाँ साइन
जहाँ साइन 0 होता है वहाँ कोसाइन फंक्शन की वैल्यू प्लस या -1, तो उसको उसी में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, वहाँ पे बहुत गलतियाँ होती हैं इसमें। बट इस केस में साइन 2n पाई, n इंटीजर है, या 1 है या 2 है या 3 है, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 2 पाई मतलब एक कंप्लीट राउंड, 4 पाई कंप्लीट राउंड, 6 पाई इक्वलेंट टू 0 डिग्री, तो साइन 0 0, ये भी 0 ये भी 0। ओके, कैंसिलेशन मैंने इस 0 को इसलिए रिटेन किया था, एक्चुअली ये टर्म इस टर्म को कैंसिल कर रहा है, इस समय दोनों 0 हैं पर इन जनरल कैंसिलेशन। जैसे इस टर्म में आप देखें, ये टर्म बन रहा है cos 2n पाई, cos 2n पाई मतलब अगेन 2n पाई का मतलब कंप्लीट नंबर ऑफ राउंड्स, एक राउंड या 2 राउंड या 3 राउंड, मतलब 0 के इक्विवेलेंट है cos 0, और cos 0 होता है 1, ये भी 1 और ये भी cos 0 1 कैंसिल। जैसा कैंसिलेशन यहाँ हो रहा है वैसा इस टर्म में भी हो रहा है, तो ओवरऑल आपको ये 0 मिला। कोसाइन कोफिशिएंट्स, कोसाइन हार्मोनिक्स के कोफिशिएंट या एम्पलीट्यूड क्या हैं, 0 हैं। नो कोसाइन हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन दिस वेव, सॉ टूथ वेव में कोसाइन नहीं होते हैं। ओके, एटलीस्ट जिस फॉर्म में हमने उसे यूज़ किया है, फॉर्म का मतलब आप क्लियरली समझ लें, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। स्क्वायर वेव में मैंने इसीलिए 2 एग्जाम्पल किए हैं। उसी स्क्वायर वेव को अगर आप मैथमेटिकली दूसरी तरह से एक्सप्रेस करते हैं, तो पहले अगर उसमें साइन कंपोनेंट्स दिख रहे थे तो अब हो सकता है कोसाइन कंपोनेंट्स दिखें। हमने वेव को इस तरह से लिया है, 0 टाइम पे 0 है और कैपिटल टी टाइम पे एच है। इसी के बजाय अगर आप इसे डिफरेंट फॉर्म में लें, ओके, तो डिपेंडिंग ऑन दैट द फूरियर डिकम्पोजिशन माइट चेंज। ओके, लेकिन अब सवाल ये आता है, इसमें कोसाइन कोफिशिएंट्स ख़त्म क्यों हुए? ये जो हमारा फंक्शन है, ये है फंक्शन, ये अपने मिड पॉइंट के अबाउट इवन नहीं है, ऑड है। अगर आप यहाँ पे एक मिरर इमेजिन करें ये बीच में, तो इस पार्ट की जो मिरर इमेज है वो ये बनती है, लेकिन इस रीजन में एक्चुअल फंक्शन तो ऐसा है। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन होल्ड कर रही है, f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, मिरर इमेज का मतलब है एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पे, लेकिन एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पे आपको फंक्शन नहीं मिला, फंक्शन का नेगेटिव मिला। ओके, ये ऑड फंक्शन। तो क्योंकि जो सॉटूथ फंक्शन है वो एक ऑड फंक्शन है, इसलिए उसकी सीरीज़ में कोसाइंस क्या हैं, एब्सेंट है। ओके, इसी के बजाय अगर आप बी एन कोफिशिएंट कैलकुलेट करें, बी एन के लिए सिमिलर एक्सप्रेशन यूज़ करना है, बस कॉस की जगह साइन। इनफैक्ट मैथमेटिकल स्टेप्स भी आपके सिमिलर होंगे, पीछे किसी एक कैलकुलेशन में मैंने दोनों को एक साथ भी किया था, कॉस और साइन को, लेकिन यहाँ पे मैं अलग अलग करता हूँ। साइन एन ओमेगा टी आएगा यहाँ इंटीग्रल में, तो करस्पॉन्डिंगली जहाँ कॉस है वहाँ साइन और जहाँ साइन है वहाँ कॉस, अपार्ट फ्रॉम पॉसिबली ये नेगेटिव साइन। ओके, साइन और कॉस के इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में एक रिलेटिव माइनस साइन का अंतर रहता है। तो बी एन कोफिशिएंट ये हो गया। अगेन बी 0 तो 0 ही होता है, हम उसको लिखते भी नहीं है, पर अगर आप मैथमेटिकली देखें एन की जगह 0 रखें तो बी 0, ये एन इक्वल टू 1 2 3 के लिए डिफाइंड है। ओके, फंक्शन रखा, कांस्टेंट बाहर लिया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया। अब यहाँ पे मेरे से भी एक गलती हो गई थी, अब मैंने इस गलती को रिटेन किया, मैंने इस पेज को हटाया नहीं, डेलिबरेटली मैंने इस पेज को यहाँ पे रखा, बिकॉज गलती क्या हुई थी मेरे से, और ये बहुत कॉमन है ये चीज़ें होना। ये फंक्शन का इंटीग्रेशन इतना बना, और जब मैंने इसमें लिमिट्स पुट की, स्मॉल टी की जगह एक बार 0 रखना है, एक बार कैपिटल टी रखना है, मैंने इस पार्ट में तो लिमिट रख दी कॉस एन ओमेगा के अंदर, ये 2 टर्म्स, लेकिन ये जो बाहर का मल्टीप्लाइंग वाला टी था, ये भी हमें इंटीग्रेशन से ही ऑब्टेन हुआ था। इस फंक्शन का जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया था वहीं से ये टी भी आया था, तो ये लिमिट्स इस पर भी अप्लाई होनी थी। ये टी मल्टीप्लाइंग फैक्टर की तरह नहीं रहेगा, इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो कैपिटल टी बन के, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन के। ओके, तो यहाँ पे ये गलती हुई, उससे मेरे आंसर गलत आ रहे थे। ओके, तो बाद में मुझे जब रियलाइज़ हुआ ये गलती हो रही है तो मैंने इसे वो किया, लेकिन मैंने इसे रिटेन किया है। पॉइंट इज़ इस तरह की गलतियाँ ना करें, क्लियरली अपना काम करें, जो जिस भी तरीके से आपको सूट करता है, स्कूल लेवल से जिस भी तरह से इंटीग्रेशन की आपकी ट्रेनिंग हुई है, बट उस काम को बहुत केयरफुली करें। ओके, अदरवाइज फूरियर एनालिसिस में आपको करना क्या है, 3 इंटीग्रल्स ही तो इवेलुएट करने। ओके, सो बी वेरी केयरफुल। लेकिन इस इंटीग्रल को अगर आप करेक्टली करें, ये स्टेप गलत हो गया था, तो इसके बाद अगर मैं इस स्टेप को करेक्टली यहाँ मैंने कर रखा है, ओके, दिस लिमिट्स पुट की टी इंटू कॉस एन ओमेगा कैपिटल टी, और लोअर लिमिट पे टी की जगह 0, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0 होने के कारण 0, और दूसरे वाला इंटीग्रल ये बना। ओके, दोनों इंटीग्रल में आप ओमेगा इंटू कैपिटल टी की जगह 2 पाई रखें फिर से, तो यहाँ के 2 टर्म्स ही हैं। अगेन मैंने यहाँ 0 को रिटेन कर रखा है। ओके, कॉस 2n पाई साइन 2n पाई, ओमेगा टी की जगह 2 पाई रख दूंगा तो ये साइन 2n इंटू 2 पाई बन जाएगा, और लोअर लिमिट पे साइन 0। ओके, यहाँ टी का कोई मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं है,
वो डिफरेंशिएशन में ख़त्म हो जाता है जब इस टी का डिफरेंशिएशन करते हैं दिस। ओके, अच्छा cos 2n पाई, एक राउंड या 2 राउंड या 3 राउंड, मतलब फिर से 0 डिग्री के इक्विवेलेंट cos 0, और cos 0 होता है 1, ये 1 है। अब की बार ये टर्म इस टर्म को कैंसिल नहीं कर रहा है, ये टर्म सर्वाइव कर रहा है, ये सर्वाइव नहीं कर रहा है। जबकि इस वाले में साइन 0 भी 0 होता है और साइन 2n पाई भी कितना होता है, ये दोनों टर्म एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। वैसे दोनों ही इंडिविजुअली 0 हैं, पर कैंसिलेशन की तरह भी सोचें, दोनों यहाँ ये अभी भी कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन ये वाला जो कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट सर्वाइव कर रहा है इस टर्म के कारण, और वैल्यू जो है सिंपली टी अपॉन एन ओमेगा अपार्ट फ्रॉम ए माइनस साइन। ओके, तो आप रीअरेंज करें तो आपको वैल्यू मिल जाएगी दिस। ओके, और हाँ लास्ट में यहाँ भी आपको एक ओमेगा इंटू टी का एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिल रहा है। जो हम ये कॉन्स्टेंट्स वगैरह हमने बाहर लिए थे और डेफिनेशन में एक कैपिटल टी था, बाद में इंटीग्रेशन करके एक ओमेगा का फैक्टर भी आपको मिल रहा है, ये डिनोमिनेटर में एन ओमेगा जो मिल रहा था, तो ये ओमेगा इंटू टी का एक फैक्टर मल्टीप्लाई करके आप उसे 2 पाई से रिप्लेस कर दें लास्ट में। ओके, सो फाइनली यू गेट द आंसर वेरी सिंपल लाइक दिस। साइन सीरीज प्रेजेंट है और उनके कोफिशिएंट्स कितने हैं, -h अपॉन। ओके, तो सॉ टूथ वेव जो हमने मैथमेटिकली, जो ये वेव है सिंपली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यही था, उसके फुरिये कोफिशिएंट्स ये रहे। a0 h/2 होता है, an सारे के सारे 0 होते हैं, n इक्वल टू 1 वाला और 2 वाला 3 वाला, और bn कोफिशिएंट्स होते हैं -h अपॉन। इस bn कोफिशिएंट्स को देखें, -h अपॉन पाई तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन n। यहाँ भी आप देखें n के साथ जो एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है साइन वेव्स का, साइन हार्मोनिक्स का, इसका पैटर्न देखिए, ये 1 अपॉन n पे डिपेंड करेगा। n इक्वल टू 1 के लिए 1, अगले के लिए 1 अपॉन 2, अगले के लिए 1 अपॉन 3। n वैल्यू इंक्रीज़ करने के साथ ये एम्पलीट्यूड्स भी डिक्रीज़ कर रहे हैं। ओके, तो यहीं से वो पार्शियल सम वाला आइडिया आता है। आप पूरी सीरीज़ लिखने के बजाय एग्जैक्ट एक्सप्रेशन में तो पूरी सीरीज़ लिखनी पड़ेगी, पर मैथमेटिकल यूजेज के लिए हो सकता है, या अप्रॉक्सीमेट करने के लिए हो सकता है उस सीरीज़ को कि आप शुरू के केवल कुछ टर्म्स इस्तेमाल कर रहे हो। ओके, तो जो फुरियर एक्सपेंशन है सॉ टूथ वेव का, वो इस प्रकार से लिखेंगे, लेकिन सारे के सारे an कोफिशिएंट 0 हैं, तो ये पूरी सीरीज़ एब्सेंट हो जाएगी, और bn की जगह ये सब शूट कर दें, h अपॉन पाई कॉन्स्टेंट है, समेशन से बाहर आ गया, तो साइन n ओमेगा टी, और ये n फुरियर एनालिसिस ऑफ सॉ टूथ वेव। ये मैथमेटिकली अगर आपको सवाल पूछा जाता है सॉ टूथ वेव को एनालाइज करो, ये आपका फाइनल आंसर है। आप ऐसे एक्सप्लिसिटली ऐसे भी लिख सकते हैं, बट दिस इज सफिशिएंट। आगे के एनालिसिस के लिए मैंने इसको एक्सप्लिसिटली शुरू के कुछ टर्म्स तक लिखा है, h/2, h अपॉन पाई से -h अपॉन पाई से हर किसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, -h अपॉन पाई साइन 1 ओमेगा टी ओवर 1, दैट इज साइन ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी ओवर 2। ओके, तो ये 2 को मैं इसने इस पाई से मल्टीप्लाई कर दी, 3 ओमेगा टी ओवर 3, एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हैं सॉ टूथ वेव के फुरियर एक्सपेंशन में कांस्टेंट टर्म है, कोसाइन टर्म्स नहीं है, साइन टर्म्स सारी के सारी फ्रीक्वेंसी के मौजूद हैं, ओमेगा वाला भी है, 2 ओमेगा वाला भी है, 3 वाला भी है, 4 वाला भी है। एम्पलीट्यूड्स 1 अपॉन n से फॉल हो रहे हैं, लेकिन सारी साइन फ्रीक्वेंसीज मौजूद हैं। इसको आप अगर हमारे स्क्वायर वेव से कंपेयर करें, स्क्वायर वेव फर्स्ट वाले केस से, स्क्वायर वेव में भी एक डीसी वैल्यू थी, इनफैक्ट डीसी वैल्यू भी दोनों बराबर हैं, पर उसका कोई ज़्यादा सेंस नहीं है, ठीक है, डीसी वैल्यू बस 3 बराबर हैं। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कोसाइन यहाँ भी एब्सेंट था, और इस एनालिसिस में भी कोसाइन सीरीज एब्सेंट है। ओके, वो कोसाइन सीरीज एब्सेंट क्यों है, क्योंकि जिस तरह से हमने ये फंक्शन डिफाइन किए हैं वो क्या बन रहे हैं, ऑड फंक्शन बन रहे हैं, ये भी ऑड, ये भी ऑड। अच्छा, यहाँ भी साइन सीरीज थी केवल, और साइन के एम्पलीट्यूड यहाँ भी 1 अपॉन n से फॉल हो रहे थे, लेकिन यहाँ 2 ओमेगा और 4 ओमेगा और 6 ओमेगा वाले कंपोनेंट्स एब्सेंट थे। इवन फ्रीक्वेंसी के साइन हार्मोनिक्स एब्सेंट थे, यहाँ सारी फ्रीक्वेंसी के साइन हार्मोनिक्स हैं, ओमेगा भी है, 2 ओमेगा भी है। एम्पलीट्यूड इसका 1, इसका 1 अपॉन 2, इसका 1 अपॉन 3। वो पिछले केस में स्क्वायर वेव में ये वाला कंपोनेंट था ही नहीं, ये था, ये था। ओवरऑल ये -h अपॉन पाई की जगह ये कांस्टेंट कुछ -2h अपॉन पाई रहा होगा, ये ओवरऑल है, लेकिन जो रिलेटिव रेशियो है वो इसी तरह से था, लेकिन इवन कंपोनेंट्स एब्सेंट थे, यहाँ इवन कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट है। ओके, दिस अगेन द एम्पलीट्यूड्स आर गोइंग डाउन एज 1 अपॉन n विद इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। ओके, अगर इस वेव को मैं इसके कंपोनेंट्स को अगर प्लॉट करूं, ओरिजिनल हमारी वेव ये है, ये ब्लैक वाला कर्व, ठीक है, ये h/2 जिसको मैंने ब्लू लाइन बनाई है, ये वाली ब्लू लाइन है। अगर एक सिग्नल h/2 को आप 0 से t तक प्लॉट करें, कांस्टेंट वैल्यू डीसी वैल्यू, ये इस फंक्शन को अगर आप प्लॉट करें साइन ओमेगा टी ये होता है 0 से t तक
साइन ओमेगा टी ये वेव होती है, 0 से t तक इसमें केवल एक साइकिल होगी। ओके, लेकिन ये साइन ओमेगा टी नहीं है, ये एक्चुअली है एक तो माइनस से मल्टीप्लाइड है और h अपॉन पाई। माइनस मतलब साइन वेव इन्वर्ट हो जाएगी, ऐसे के बजाय हमारी साइन वेव ये वाली होगी, और इसका एम्पलीट्यूड कितना, h अपॉन पाई के बराबर। तो अगर h मैंने इतना ले रखा है इस फिगर में, इस वाले फिगर में, तो h/2 मैंने उसका आधा लिया, तो h अपॉन पाई लगभग कितना हो गया, पाई को लगभग रफली आप 3 माने तो 1/3, h का 1/3 साइन वेव, साइन ओमेगा टी, 0 से t तक एक फ्रीक्वेंसी, एक पूरी साइकिल। साइकिल को इन्वर्ट क्यों कर रखा है, माइनस साइन के कारण। और एम्पलीट्यूड कितना है, 5 या 10 या 15 नहीं है, बहुत बड़ी वेव नहीं है। एम्पलीट्यूड है h का लगभग 1/3, h का लगभग 1/3। अब ये फिगर मैंने वाई हैंड बनाया है, सो 1/3 लगभग इतना ही तो होगा। अगर ये h है नेगेटिव साइड में, तो इसमें को अगर आप 3 हिस्सों में बांटें, ये इस रेड वाली वेव का एम्पलीट्यूड, इस रेड वाले कंपोनेंट का एम्पलीट्यूड लगभग h अपॉन पाई के बराबर मैंने दिखाने की कोशिश की है नेगेटिव साइड में। ये अगली वेव 2 ओमेगा फ्रीक्वेंसी वाली, 2 ओमेगा मतलब 2 पूरी साइकिल, एक साइकिल ये और एक साइकिल ये। उसी इंटरवल 0 से t तक में इसकी 2 साइकिल कंप्लीट हो जाती हैं। ये ब्लैक वाली लाइन, ब्लैक वाली नेगेटिव क्यों, अगेन नेगेटिव, साइन फंक्शन नहीं तो पॉजिटिव साइकिल से शुरू करता है, ये नेगेटिव से क्यों शुरू कर रहे हैं, माइनस साइन है। और इसका एम्पलीट्यूड कितना है, इसका एम्पलीट्यूड तो h अपॉन पाई के साथ भी एक हाफ का फैक्टर और है। h अपॉन पाई तो उतना ही है, लेकिन एक हाफ और है। इसका एम्पलीट्यूड मैंने इसका भी हाफ दिखाने की कोशिश की। अब ये एग्जैक्टली हाफ नहीं बन पाया, बट ग्राफिकली इन्फॉर्मेशन में आपको शायद ये क्लियर हो रहा होगा जो मैं ये कह रहा था। हायर और हायर वेव्स जो हैं वो रिलेटिवली कम इंपॉर्टेंट हैं। वैसे इंपॉर्टेंट हैं, मुझे वैसे ये भी नहीं बोलना चाहिए, इंपॉर्टेंट शब्द यहाँ पे नहीं यूज़ करना चाहिए, लेकिन इन अ सर्टेन मैथमेटिकल सेंस इसके मुकाबले ये वेव लेस इंपॉर्टेंट है। और ये अगले वाले का एम्पलीट्यूड तो और भी कम है, उसका भी h अपॉन पाई का भी 1/3, एक 1/3 का फैक्टर और आ रहा है। ये 3 कंप्लीट साइकिल, फ्रीक्वेंसी 3 ओमेगा है, लेकिन एम्पलीट्यूड तो और भी कम है। अगली फ्रीक्वेंसी मैंने प्लॉट नहीं की, उसके 0 से t तक 4 साइकिल हो जाएंगी, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड तो और भी कम होगा। तो यहीं से आपका नोशन आ रहा है पार्शियल सम का। अगर आप एक अप्रॉक्सीमेट वर्क करना चाह रहे हैं तो हो सकता है आप केवल शुरू के केवल 2 टर्म से काम चलाना चाहें, या केवल शुरू के 3 टर्म से काम चलाना चाहें, या केवल शुरू के 4 टर्म से। तो डिपेंडिंग ऑन आप कितनी एक्यूरेसी चाह रहे हैं, आप अपनी गिवन वेव को, जो वो वेव है सॉ टूथ, उसको इस तरह से अप्रॉक्सीमेट करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, और अगर मैं इसका फूरियर स्पेक्ट्रा प्लॉट करूं इस फंक्शन का, ठीक है, सॉ टूथ का, ये इसी इन्फॉर्मेशन को, ये वाले तो क्या उसके लिए बताया, लेकिन ये चीज़ आप प्लॉट कर सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है, अलग अलग कंपोनेंट्स। अगेन नोशन ये है, यहाँ पे मैंने जिस तरह से प्लॉट किया है, कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स मौजूद हैं, उनको कोसाइन कंपोनेंट्स को ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया है और साइन कंपोनेंट्स को रेड कलर से। फ्रीक्वेंसीज ये रही, ये ओमेगा या एन ओमेगा इसे सोचिए, मतलब यहाँ पे ओमेगा फ्रीक्वेंसी है 1 ओमेगा, यहाँ पे 2 ओमेगा, यहाँ पे 3 ओमेगा, 4 ओमेगा, 5। h/2 को आप ये भी सोच सकते हैं, इनफैक्ट अगर आपको ध्यान हो, ये टर्म कोसाइन सीरीज से ही निकल के आता है, कॉस 0 वाला टर्म होता है। अगेन मैं इसे इतना लिख सकता हूँ, h/2 इंटू कॉस 0 ओमेगा टी। ये 0 फ्रीक्वेंसी का कोसाइन है, तो मैं इसे ग्रीन कलर से इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, अदरवाइज ये वैसे डीसी टर्म होता है, लेकिन ये 0 फ्रीक्वेंसी पे एक कोसाइन टर्म है और उसका एम्पलीट्यूड कितना है, h/2। h मैंने कुछ डिनोट किया और उसके आधे के बराबर ये जो डीसी कंपोनेंट है उसको मैंने रिप्रेजेंट किया है, 0 फ्रीक्वेंसी पे h/2 वैल्यू का एक कंपोनेंट, 1 फ्रीक्वेंसी पे। अब साइन कंपोनेंट्स तो हैं, लेकिन कोसाइन कंपोनेंट सारे के सारे एब्सेंट हैं, तो कोसाइन 1 पे भी डॉट, 2 पे भी डॉट। डॉट का मतलब मेरे को 0 दिखाना था, पर क्लैरिटी के लिए मैंने डॉट डॉट डॉट। कोई लंबाई नहीं है, कोई एम्पलीट्यूड नहीं है, 0 एम्पलीट्यूड, 0 एम्पलीट्यूड, 0 एम्पलीट्यूड, 0 0। ग्रीन वाले सारे 1 हो, 2 हो, 3 हो, सब के सब। जबकि जो साइन कंपोनेंट्स हैं हर फ्रीक्वेंसी का मौजूद है, ओमेगा वाला भी है और 2 ओमेगा वाला भी है और 3 ओमेगा वाला भी है और 4 वाला भी है और 5 वाला भी है, 6 वाला। लेकिन उनका एम्पलीट्यूड कितना है, पहले वाले का एम्पलीट्यूड है -h/π। नेगेटिव होने के कारण मैंने नीचे की डायरेक्शन में प्लॉट किया है। जब मैंने यही चीज़ स्क्वायर वेव के लिए की थी, मैंने शायद ये नेगेटिव का ध्यान नहीं रखा था, बट इस फूरियर स्पेक्ट्रा को मैं और बेटर बना सकता हूँ। पॉजिटिव अगर आपका एम्पलीट्यूड है तो ऊपर की डायरेक्शन में दिखाइए, और नेगेटिव एम्पलीट्यूड को नीचे की डायरेक्शन में, -h/π। अगले वाले का एम्पलीट्यूड -h/π का भी आधा, ये रेड। जितना हमने एनालिसिस किया है और यहाँ जितना हम कुछ कह रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ कंटेंट है। सॉ टूथ वेव में 0 फ्रीक्वेंसी का कॉस कंपोनेंट होता है, जिसका एम्पलीट्यूड होता है h/2, सिंपली h/2 मतलब
साइन तो होता नहीं है जीरो फ्रीक्वेंसी का, जीरो फ्रीक्वेंसी का साइन तो जीरो ही हो जाता है, साइन जीरो जीरो होता है ये। ओके, वन फ्रीक्वेंसी पे चले, वन मतलब ओमेगा फ्रीक्वेंसी पे। ओके, साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी टाइप के कंपोनेंट्स हैं या नहीं, ग्रीन वाला जीरो, कॉस ओमेगा टी कंपोनेंट नहीं है मौजूद, साइन ओमेगा टी कंपोनेंट मौजूद है, और उसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, एम्पलीट्यूड है, वो माइनस एच अपॉन पाई, माइनस एच अपॉन पाई साइन ओमेगा टी। अगला फैक्टर कोसाइन फिर से नहीं है, टू ओमेगा, हाँ टू ओमेगा फ्रीक्वेंसी है, साइन टू ओमेगा टू का फैक्टर भी है, उसका एम्पलीट्यूड माइनस एच अपॉन टू पाई, साइन ओमेगा टी भी है माइनस एच अपॉन पाई के साथ, साइन टू ओमेगा टी भी है माइनस एच अपॉन टू पाई के साथ। तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, इसी को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे हम कहते हैं फुरियर स्पेक्ट्रा। तो किसी भी जनरल फुरियर एनालिसिस आपने किया, मैं चाहूँगा आप फुरियर स्पेक्ट्रा भी बनाने की कोशिश कीजिए ऑफ द गिवन फंक्शन। तो फुरियर स्पेक्ट्रा से भी कई चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अच्छा, डीसी कंपोनेंट तो जो भी है, केवल साइन कंपोनेंट्स मौजूद हैं, सारी फ्रीक्वेंसी के साइन मौजूद हैं, ओमेगा भी, टू ओमेगा भी, थ्री ओमेगा भी, फोर ओमेगा भी, फाइव ओमेगा। इसी फिगर को अगर आप स्क्वायर वेव के लिए बनाते, कुछ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स वहाँ एब्सेंट होते हैं, लेकिन यहाँ सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, ओमेगा टू, ओमेगा थ्री, ओमेगा फोर। हाँ, लेकिन उनका एम्पलीट्यूड बहुत रैपिडली डिक्रीज हो रहा है, तो आप पार्शियल सम शायद कहीं तक ले सकें। ओके, कंपैरिजन के लिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर वेव, जो मैंने फर्स्ट वाला केस किया था स्क्वायर वेव का, आर्बिट्री टाइम पीरियड वाला, उसके लिए उसको अप्रोप्रिएटली अगर टाइम के फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, जहाँ मुझे ये एक्सप्रेशन मिला था, समथिंग लाइक दिस, h बाई टू माइनस टू एच अपॉन पाई ओवरऑल कॉन्स्टेंट, साइन टी ओवर टी, साइन थ्री टी ओवर थ्री। मैंने यहाँ ओमेगा यूज़ नहीं किया था, इसलिए मैंने उसी एक्सप्रेशन को कॉपी किया है ये। तो इसको अगर आप फुरियर स्पेक्ट्रा इसका प्लॉट करें, h बाई टू इसी तरह का एक, वन पे कॉस कंपोनेंट नहीं है लेकिन साइन कंपोनेंट है, और उसका एम्पलीट्यूड माइनस टू एच अपॉन पाई, इनका एम्पलीट्यूड माइनस एच अपॉन पाई है, उनका एम्पलीट्यूड इनसे दुगना है, माइनस टू एच अपॉन पाई, लेकिन टू ओमेगा वाला कंपोनेंट वहाँ नहीं होता है, एब्सेंट। टू ओमेगा पे ना साइन है ना कोसाइन है, यहाँ टू ओमेगा पे कोसाइन तो कहीं भी नहीं है, पर साइन कंपोनेंट तो है टू ओमेगा वाला भी, और फिर थ्री ओमेगा वाला भी है, थ्री ओमेगा वाला यहाँ भी है, फिर फोर ओमेगा वाला यहाँ एब्सेंट है, यहाँ प्रेजेंट है। ये वेक्टर बहुत छोटा बना रखा है फोर ओमेगा का, पर ये है, मैंने इसका मैग्नीट्यूड भी नहीं लिखा, बट ये माइनस एच अपॉन फोर पाई के बराबर है। अगला भी रेड वाला एरो मौजूद है, माइनस एच अपॉन फाइव पाई, एंड सो एंड सो। तो ये जो फिगर है, ये भी पूरी इन्फॉर्मेशन कन्वे करता है, ये सॉटूथ वेव का फुरियर एनालिसिस, ये स्क्वायर वेव का। तो किसी भी उसके लिए आप इस तरह के डायग्राम्स भी प्लॉट कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो स्टार्ट करूँगा, यही जो इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने थोड़ा बाई हैंड प्लॉट की है, ओके, और थोड़ा पार्शियल सम्स और गिव्स ओवरशूट, उस इन्फॉर्मेशन को मैं कुछ प्लॉट्स की मदद से, कंप्यूटर की मदद से कुछ प्लॉट्स बना के उनके प्रिंट लेके वहाँ से मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। तो इससे स्टार्ट करेंगे, और फिर अदरवाइज़ हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो फुरियर एनालिसिस ऑफ ट्रायंगुलर वेव है। तो मैथमेटिक्स तो उसकी सिमिलर होनी है, बट यहाँ पे कुछ नोशंस और हैं जो मैंने हाथ से दिखाने की कोशिश की है, बट थोड़ा और बेटर आप कंप्यूटर से जो मैंने प्रिंट्स लिए हैं उनसे थोड़ा बेटर उनको समझ पाएंगे। तो आई विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट लेक्चर विद दोज. So with that, I would like to end this lecture. Thank you everybody.